सम्यक अभियान के मुख्य सहभागी युवा साथियों, अपने बच्चों को नौकरी न लगने से, बेरोजगारी से परेशान उनके सम्माननीय माता पिता, भाइयों एवं इस अभियान को जन अभियान के रूप में तब्दील करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे मेरे पत्रकार बंधुओं, मंचासीन सम्यक अभियान के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, साथियों, यह सम्यक अभियान क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, यह बताने से पूर्व मैं उन घटनाक्रमों पर आना चाहता हूं जिसकी वजह से इस अभियान की उत्पत्ति हुई। सन 2020 में अप्रैल मई के माह में जब कोरोना का प्रथम चरण चल रहा था, उस समय मेरे आवास के सामने एक आलू प्याज बेचने वाला युवक अपने ठेले के साथ आकर खड़ा हुआ और वह आग्रह करने लगा कि मुझे साहब से मिलना है। कुछ देर के बाद मैं सामने निकला, बोला बताइए बात क्या है। बोले सर, मेरी 15 साल की नौकरी चली गई, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और बिना कारण बताए कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। हमने कहा कि क्या आपको कोरोना काल में बैठाया गया है या हमेशा के लिए नौकरी से हटा दिया गया है। तो उन्होंने बताया कि साहब, बताया तो कोरोना काल के बहाने ही हटाया, तो कोरोना काल के बहाने गया है, लेकिन दरअसल कारण कुछ और ही लग रहे हैं। यदि कोरोना काल में हटाया जाता तो 2-3 माह के लिए हटाया जाता, जब तक कि लॉकडाउन लगा है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे मुझे नौकरी से निकाल दिया। जब मैंने ट्रेड यूनियन के माध्यम से बात की तो पता चला कि जिन श्रम कानूनों के आधार पर निजी क्षेत्र के कर्मचारी न्यायालय में जा सकते थे, उन श्रम कानूनों को केंद्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। इसलिए अब कंपनी के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। इस घटना के बाद मैंने श्रम कानूनों को हटाने संबंधी जो सरकार के निर्णय लिए गए उस पर बारीकी से अध्ययन किया। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को किस तरह से 12 घंटे में तब्दील किया गया और उससे कर्मचारियों पर क्या बीती, इस बारे में जानकारी लिया तो बेहद दर्दनाक परिस्थितियां सामने आई। कई 10-10, 15-15 साल से नौकरी कर रहे कर्मचारियों की नौकरी जाने से उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई, घर परिवार का चलना कठिन हो गया। वर्षों पहले गांव छोड़कर निकल चुके थे, गांव में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आखिर रहे तो कहाँ रहे, जाए तो कहाँ जाए, बड़ी विकट स्थिति बन गई। लेकिन सरकार के पास उनके लिए ना कोई योजना थी, ना ही उन पर विचार करने का समय। उसके पश्चात एक घटनाक्रम लगभग 1 साल बाद का सामने आया। एक बार एक आईएएस अधिकारी मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव, एक कार्यक्रम में हमने आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मैं नहीं जानता था कि वे कब से मुझे गुरुदेव मानने लगे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरे विचारों से प्रभावित हैं और काफ़ी लंबे समय से अपने गुरु के रूप में मानते हैं। तो यदि कोई शिष्य सामने आकर अपनी बात रखता है तो स्वाभाविक तौर पर गुरु के स्थान पर रहने वाला व्यक्ति नम्र हो जाता है। फिर मैंने उनसे बड़े बारीकी से पूछा कि बात क्या है और आखिर कौन सा कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यक्रम है। एक ट्रेन तीर्थ दर्शन पर गई थी, उसमें एक ही गांव के 40 परिवार तीर्थ दर्शन पर गए थे। उसी गांव में यह कार्यक्रम रखा गया है। हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से तीर्थ यात्रा कर लौटे बुजुर्ग दंपतियों का सम्मान करने जा रहे हैं और भी गांव के आसपास के लोग होंगे। तो मैंने कहा, भाई उस कार्यक्रम में मुझे आप क्यों मुख्य अतिथि बना रहे हैं? क्या मंत्री, मिनिस्टर, विधायक आदि नहीं हैं? तो उन्होंने कहा, विचार कुछ ऐसा है कि एक विचारक, एक लेखक ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो। मैंने और बारीकी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस योजना पर आप एक पुस्तक लिखें, क्योंकि अब तक आपकी जो किताबें आई है वे चर्चा में रही है और निश्चित रूप से वृद्धजनों की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद जो भावना होगी, उन भावनाओं को पढ़ते हुए जब आप किताब लिखेंगे तो यह किताब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होगी। मैं इस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन शिष्य के रूप में एक वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे सामने थे और उनके आग्रह को मैं नकार नहीं सका। जब उस कार्यक्रम में गया तो वक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी बात रखी। शायद उन्हें बता दिया गया था कि ये लेखक हैं और इस योजना पर किताब लिखने जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पुस्तक में स्थान पाने के लिए भी शायद यह कवायद की होगी कि इस योजना के बारे में बढ़ चढ़कर प्रचारित करें। अंत में मुझे संबोधित करने के लिए कहा गया। मैंने यह कहकर अपनी बात पर विराम दे दिया कि मैं पूर्व वक्ताओं द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए उससे सहमत नहीं हूं, इसलिए योजना के प्रति भाव अपनी ओर से प्रकट करने में असमर्थ हूं और इसी आशय के साथ मैं अपने स्थान पर बैठ गया। जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो सारे लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। मैं उन बुजुर्ग दंपतियों को ओर देख रहा था। मैं सोच रहा था कि किसी बुजुर्ग दंपति के पीछे पीछे उनके घर तक जाऊं और एक बुजुर्ग दंपति के पीछे मैं चलने लगा। यह देख कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देश दिया कि जरा देखिए तो सही, रोकड़े साहब जा कहाँ रहे हैं और नाराजगी किस बात की है। उन्होंने सभा को संबोधित भी नहीं किया। तो सामने सामने बुजुर्ग दंपति, पीछे मैं, मेरे एक सहायक भी और उनके पीछे तहसीलदार। कुछ देर के बाद में एक घर आया, उसके सामने बुजुर्ग दंपति रुकी। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि यह घर निश्चित रूप से इस बुजुर्ग दंपति का ही है। वे अपने घर के द्वार की ओर बढ़े, मैं भी उनके पीछे पीछे चला। द्वार पर उनकी पुत्र और पुत्रवधू ने उनके पैर धुलाए, उनकी आरती उतारी और घर में सामने रखी कुछ कुर्सियों पर और बुजुर्ग दंपति भी बैठ गए, हम भी बैठ गए, उनका पुत्र भी बैठा। बहू ने चाय बना के लाई। इसी बीच पुत्र ने अपने पिता से कहा, दादू प्रसाद देना। सुनकर भी उस बुजुर्ग पिता ने अनसुनी किया। उसके बाद पुनः उस पुत्र ने अपने पिता से आग्रह किया, दादू प्रसाद देना। यह सुनकर पिता आग बबूले हो गए और उन्होंने बड़ी विचित्र सी भावभंगिमाओं के साथ अपने पुत्र को कहा, हाँ देता हूं, प्रसाद देता हूं, अभी प्रसाद मांग रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद बोले, पैसा दो। अरे पैसा पैसा पैसा, क्या कमी रखी तेरे लिए? तुझे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, MBA पढ़ी लिखी लड़की से शादी भी कराया, लेकिन तू तो निकला निकम्मा। अरे कुछ ही महीने की तो पहले की बात है, 70,000 रुपए मांगा था। बोल रहा था किसी कंसल्टेंसी कंपनी को देना है
नौकरी लग रही है, 2-4 माह बाद पुनः लौट कर आ गया। आखिर करूं तो क्या करूं? ऐसे निकम्मे पुत्र की संतान, ऐसे निकम्मे पुत्र की पिता की स्थिति क्या हो सकती है? मैं समझ रहा हूं, मेरी पीड़ा कोई समझ नहीं रहा है। अरे भला हो उस श्रवण कुमार का जिसने मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जा लिया। तेरे भरोसे रहता तो क्या खाक तीर्थ पर जा पाता? अब तो भगवान से प्रार्थना है कि मुझे उठा ले, अब जीने की कोई इच्छा नहीं। यह सुनते सुनते उस पुत्र की स्थिति बिगड़ने लगी। उस पुत्र को बार बार ये लग रहा था, सामने तहसीलदार साहब बैठे हैं और ये जो साहब बैठे हैं ये थोड़ी देर पहले मंच पर थे, इनके सामने ही मेरे पिता मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। पुत्र लगभग अवसाद की स्थिति में आ गया, उसके माथे से पसीना दिखाई देने लगा और ऐसा लगा मानो वो चक्कर खाकर गिर जाएगा। तब मैं उठकर उसे गले से लगाया और मैंने कहा, बेटा धैर्य रख, मैं बात करता हूं। इतना कहते ही मेरी नजर सामने कुछ ही दूरी पर खड़ी उसकी पत्नी पर पड़ी, जो सिसक सिसक कर रो रही थी। वह अपने पति की दुर्दशा को देखकर अपने भावों को रोक नहीं पा रही थी। मैंने उसे भी अपने पास बुलाया, अपने अगल बगल कुर्सी पर बैठाया और उनकी सारी बातें समझने के बाद उस बुजुर्ग दंपति से कहा, अरे काका, ये क्या कर रहे हैं भला? आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, MBA पढ़ी लिखी लड़की से शादी कराया, तो क्या एहसान कर दिया? ये तो हर पिता का कर्तव्य है। आपने अपने कर्तव्य का ही पूरा निर्वहन किया है। और जिसे आप बार बार श्रवण कुमार निरूपित कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने आपको तीर्थ यात्रा पर ले गया। जरा आप समझते भी हैं इस बात को कि उसने आपके साथ क्या किया? यदि वो आपको तीर्थ यात्रा पर न ले जाते हुए आपके पुत्र को उसकी पढ़ाई के अनुरूप नौकरी का प्रबंध कर देता, तो मैं इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हूं कि आपका यह बेटा आपको तीर्थ यात्रा पर ले जा पाता या नहीं ले जा पाता, लेकिन आपके इस घर को, जहां आज कलह का वातावरण है, इसे पूर्णतः तीर्थ में तब्दील कर दे। तो साथियों, इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दी कि आज युवाओं के स्वाभिमान के साथ किस तरह खेला जा रहा है, युवाओं को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। जो पिता अपने पुत्र को जवान होते तक प्यार से दुलारता था, उसके हर सुख में सुख, प्रसन्नता और दुख में कष्ट महसूस करता था, वही पिता आज अपने पुत्र की पीड़ा को न समझते हुए उसे निकम्मा निरूपित कर रहा है। यह बेहद दर्दनाक। अब मैं तीसरी बड़ी घटना की ओर आ रहा हूं। एक बार मैं अपने आवास पर बैठा था कि मेरे आवास पर मेरे बगल में तीसरी बार के विधायक, वो पूर्व मंत्री तथा सामने की ओर दूसरी बार के विधायक बैठे हुए थे, 2-3 लोग और भी थे। सामने बैठे विधायक महोदय की नजर सामने गेट पर पड़ी और उन्होंने कहा कि साहब, एक युवक खड़ा है, शायद वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा बुला लीजिए। जब उसे पास बुलाया गया तो वो बार बार कहने पर भी वो एक तो घर रूम के अंदर आ नहीं रहा था, और जब बड़ी मुश्किल से आया भी तो खड़ा। हमने बोला बैठ जाइए भाई, बात बताइए क्या बात है। काफी देर तक समझाने के बाद बैठा। हमने कहा बताइए क्या बात है। तो वह इधर उधर देखता रहा लेकिन बताने को तैयार नहीं। मुझे यह समझते देर नहीं लगी।
यह युवक यह चाहता है कि ये नेता लोग हटे तो मैं अपनी बात रखूं। तब मैं उसके आशय को समझते हुए कहा, बेटा ये लोग नहीं जाएंगे, ये बैठेंगे, इनसे काफी चर्चा करनी है, आप अपनी बात बता दीजिए। तब युवक को लगा कि ये मेरी बात अब ढंग से नहीं सुनेंगे, इन नेताओं के सामने मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उसे कुछ समझ नहीं आया। तो भारी झल्लाहट के साथ वो बोला, क्या बताऊं साहब, क्या बताऊं, मैं आत्महत्या मैं आत्महत्या मैं आत्महत्या। मुझे यह समझते देर नहीं लगी, यह युवक कह रहा है अब बताऊं तो क्या बताऊं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, यह लड़का पास आया है कुछ बताने के लिए, अपनी बात न बताते हुए एकदम एक स्वर में झल्लाहट के साथ बोल रहा है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो मैंने थोड़ा जोर से कह दिया, अरे क्या यह बताने के लिए आया है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं? बात क्या है, सही ढंग से बता। तो जब मैं जोर से बोला तो मुझे समझ में आया, यारी यह तो युवक अवसादग्रस्त है। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ चक्कर सा आ रहा है। वो सोफा की बगल में सिर रखने लगा ऐसा शायद गिर जाएगा। क्या बात है समझ में नहीं आया। तब मैं खड़ा हुआ, हाथ में पानी भरा गिलास लेते हुए उस बच्चे की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा मुझसे गलती हो गई, तू कष्ट में है, तुझे जोर से बोलने का अधिकार है, लेकिन मुझे जोर से नहीं बोलना था। यदि मैं तेरी पीड़ा को समझने में असमर्थ रहा तो यह निश्चित रूप से मेरी गलती। आ मेरे पास बैठ और मुझे बता कि आखिर समस्या क्या है। तब उस युवक को लगा कि अब मेरी बात सुनी जाएगी, और इस आशय के साथ युवक ने बताना शुरू किया कि साहब मैं रीवा का रहने वाला हूं, मेरे पिता के विधायक बनकर एक बहुत बड़े पद पर पहुंचे हुए नेता से अध्ययन काल से ही संबंध हैं, और पिता कई दिनों से उनसे मिलना चाहते थे, मुलाकात नहीं हो रही थी। तब उन्होंने उनके पीए का सहारा लिया, और पीए के माध्यम से जब मिलने का समय मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो बेटा हम उनसे मिल लेते हैं, नौकरी आदि की बात कर लेते हैं। जब हम गए तो पिताजी को तो उक्त नेताजी ने पहचान लिया, लेकिन उन्होंने पूछा, बोले बताओ क्या बात है। पिताजी ने बताया कि साहब मैं क्या करूं, मैं बेहद परेशान हूं। ये मेरा बेटा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्रथम श्रेणी में डिग्री लिया हुआ है, इसे नौकरी नहीं लग रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, इसकी शादी भी करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं। यह बात सुनते ही नेताजी मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए अपने पीए की ओर इशारा करते हुए उसे बुलाए और बोले, हो जाएगा काम आपका, चिंता मत करो। और पीए को बोले इनसे बात कर लो। जब हम पीए के साथ जाने लगे तो कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि पीए को इशारा करके नेताजी ने अपनी ओर पास बुला लिया। पास में बुलाकर पीए के कान के पास नेताजी ने कुछ कहा। तब पीए महोदय बगल में बैठे अपने बगल में ही स्थित अपने चेंबर में हमें ले गए, और चेंबर में ले जाते के साथ हमसे कहा, लग जाएगी, विद्युत मंडल में केपीओ की नौकरी लग जाएगी, 5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन ये नौकरी अभी टेम्परेरी होगी, कोई पक्की नौकरी नहीं है, ये मत समझ लेना कि पक्की नौकरी है। हमने सोचा सरकारी विभाग में अगर टेम्परेरी नौकरी लग रही है तो सही, केवल 5 लाख रुपए में। हम सुन के रखे थे कि अगर सरकारी विभागों में टेम्परेरी नौकरी भी लग जाती है तो आगे चल के परमानेंट हो जाते हैं, और ये बात मेरे पिताजी के मनोमस्तिष्क में बैठी हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 5 लाख रुपए दे देंगे। घर गए, मुश्किल से 5-7 एकड़ जमीन के किसान हैं, उसमें से कुछ जमीन बेचे,
7 लाख रुपए में जमीन बिकी, उसमें से 5 लाख रुपए लेकर सीधे पीएम महोदय के पास पहुंच गए। रुपया देखकर पीएम महोदय की ईमानदारी सामने आ गई। उन्होंने तत्काल एक फोन लगाया और कहा, ये फलाने फलाने व्यक्ति हैं, इनको मैं आपके पास भेज रहा हूं, इनका काम हो जाना चाहिए और इस पद पर बिजली विभाग में लगा देना। जब वहां गए तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, बिजली विभाग में केपीओ बन जाओगे, लेकिन 3 महीने की वेतन की बराबर की राशि आपको हमें देना पड़ेगा। किस लिए? तो बोले कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी की फीस 3 महीने की वेतन की बराबर की राशि होती है। तो कितनी वेतन होगी? बोले 16,000। तो 16 या 48,000 रुपए हमें आपको देने हों। पिताजी बड़े गुस्से में आ गए, बोले अभी तो हमने 5 लाख रुपए दिए, फिर पैसा मांग रहा है, अभी क्या पैसे दिए? तब मैं समझ गया कि पिताजी अब गुस्से में हैं। आमतौर पर किसान व्यक्ति जिसके पास पैसा बड़े मुश्किल से आता है, वो भी जमीन बेचकर आए पैसा, तो फिर उसको ऐसा उठपटांग फेंक नहीं सकते। लेकिन पिताजी को मैंने किनारे ले गया, मैंने बताया, अरे क्या कर रहे हैं पापा जी आप? वो 5 लाख रुपए तो हमने पर्दे के पीछे से दिए थे, वो कोई फीस थोड़ी थी, वो तो देना ही पड़ता है। यदि आप अभी ऐसे गर्म पड़ोगे तो वो 5 लाख भी गए और नौकरी भी नहीं लगेगी। ये तो कंसल्टेंसी फीस है, देनी ही पड़ेगी। मैंने भी सुना है कंसल्टेंसी के माध्यम से ऐसी ही नौकरी लगती है। तब हम घर गए और आकर 48,000 रुपए उसे दे दिए। उसने भी रुपया मिलते ही अपनी औपचारिकता पूरी की, कागज पत्तर देखे और सीधे एक दूसरे कंपनी की ओर भेज दिए। जब उस दफ्तर में गए, उन्होंने कागज पत्तर सब देखने के बाद में सीधे अपॉइंटमेंट का लेटर बना दिया, नियुक्ति पत्र मिल गया। तो नियुक्ति पत्र विद्युत मंडल के एक ऑफिस के लिए मिला। नियुक्ति पत्र में लिखा था बालाजी हॉस्पिटलिटी, मतलब सरकारी कंपनी का आदेश नहीं था। यह देखते ही मैं समझ गया कि ये तो आउटसोर्सिंग की नौकरी है, मैं ठेकेदार का आदमी बन गया, कोई पक्की नौकरी नहीं है। लेकिन पिताजी परेशान न हो इसलिए उनको कुछ बताया नहीं। जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और ड्यूटी 1 महीने की पूरी हुई। जब 1 महीने की ड्यूटी पूरी होने के बाद में वेतन हाथ में आई तो 16,000 न मिलते हुए 12,000 रुपए दिए गए। मैंने कहा, भाई आपने बताया था 16,000 रुपए, फिर 12 कैसे मिल रहे हैं? तो उस आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों ने कहा, अरे भाई ये तो आउटसोर्सिंग कंपनी का कमीशन है जो हर महीने लगेगा ही, तुम्हें इतना ही मिलेगा, पसंद है तो करो और नहीं है तो छोड़ दो। अब बड़ी मुसीबत, करना ही पड़ा। अब 12,000 रुपए महीने के हिसाब से ये किराया का कमरा लिया, 3,000 रुपए महीने का बिजली बिल आदि भी 1,500 रुपए आने लगा, 4,000 इसी में चला गया। अब 8,000 रुपए में घर कैसे चले? चलिए किसी तरीके से घर चलाना है, ये सोचा। इसी असमंजस की स्थिति में था कि एक दिन पिताजी का फोन आया। बोले, बेटा सुरेश थोड़ा 2 दिन की छुट्टी लेके आ जाना। बोले, क्यों पापा? तो बोले, भाई ऐसा है कि हमने लड़की देखा है एक जगह में, पता चला है शादी करना है। दरअसल हुआ क्या था कि मेरी नौकरी जैसी लगी, उसके बाद पिताजी ने गांव में जाकर अपने नातेदार, रिश्तेदार, आसपास पड़ोस के लोगों को खूब प्रचारित कर दिया था कि मेरा बेटा सुरेश जो इंजीनियर है वो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में केपीओ के पद पर नौकरी में लग गया है। और उसके बाद में रिश्ते वाले चल के आने लगे थे और उन्हीं में से एक अच्छा परिवार देखकर पिताजी ने वहां लड़की देखने जाने का मन बना लिया। मेरे मना करने के बाद भी पिताजी नहीं माने, तब मजबूरी में मुझे लड़की देखने जाना पड़ा। जब लड़की देखने गया तो यह भी नीति का खेल है, लड़की मेरे को देखते ही पसंद आ गई।
और मैं मन ही मन सोचने लगा, यार इसी लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए। अब लड़की देखने की औपचारिकताएं पूरी हुई। उनके माता पिता परिवारजनों ने आगे की बात पिताजी से किया और अगली तारीख तय की गई कि किस दिन उन्हें भी अपने घर में आना है। वे आए। उस दिन मैं घर में ही था। उनके साथ में मैं बैठ गया। पिताजी भी बैठे थे। लड़की के पिता, चाचा, मामा, फूफा सभी आए थे। पिताजी का अचानक ध्यान गया कि अब ये कुछ और पूछेंगे, तो पिताजी धीरे से उठकर कमरे के अंदर घुसे और दरवाजे की ओर से मुझे आवाज दिए, बेटा सुरेश थोड़ा आना तो। मैंने सोचा शायद पिताजी इसलिए बुला रहे होंगे कि इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करना है। लेकिन जब अंदर गया तो पिताजी बोले, बेटा अब वो पूछेंगे वेतन कितनी मिल रही है। तो मैंने क्या हो गया, बता दूंगा। तो बोले तो 16,000 बताएगा। तो बोले क्या हो गया, बता दूंगा। अरे 16,000 बताएगा, कैसी शादी जमी। तो बोले कितना बताना है। बोले 44,000 बताना, 44,000। मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया। अरे मिल रहा है 16,000, उसमें से भी 4,000 रुपये आउटसोर्सिंग कंपनी कमीशन के रूप में ले रही है। हाथ में आ रहा है केवल 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये वेतन वाला व्यक्ति 44,000 बताएगा। शादी जमने के बाद भी शादी टूट गई तो क्या होगा। मैं तो अंदर से घबराने लगा, करूं तो क्या करूं। मैंने बोला ऐसा झूठ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल मुझे याद आया, यार लड़की बड़ी सुंदर है। उस लड़की की तस्वीर मेरे आंखों में सामने आने लगी और लगा यदि मैंने आज झूठ नहीं बोला तो उस लड़की से शादी नहीं होगी। और अंदर से पता नहीं जब लड़की का ध्यान आया तो हिम्मत भी कहां से आई मैं समझ नहीं पाया। और सामने जाकर जब वेतन की बात आई तो मैंने बता दिया कि 44,000 रुपया महीना मिल रहा है। लड़की वालों ने देखा परिवार अच्छा है, खानदान अच्छा है, लड़का इंजीनियर है, सरकारी विभाग में नौकरी कर रहा है, 44,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो उन्होंने तत्काल रिश्ता पक्का कर दिया। अब शादी तय हुई। रीवा तरफ में पहले सगाई हुई, तभी काफी कुछ मिल जाता है। सगाई के बाद वर की इच्छा जानकर वो भी पूर्ति की जाती है। और फिर शादी में भी बहुत सारा सामान मिला, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तो सब सामान्य बात है। लेकिन एक वैगनआर कार भी मिल गई। तो सब कुछ मिला, शादी हुई अच्छे से। अब शादी के बाद में पत्नी को लेकर के जहां नौकरी करते हैं वहां जाना था। तो मैंने सोचा अभी एक सिंगल कमरा है, छोटे से कमरे में रहता हूं, उसमें काम नहीं चलेगा, ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कहाँ रखूंगा। तो तत्काल वहां से आया, मैं थोड़ा सा रूम सेट करके आता हूं, फिर बाद में सामान लेके जाऊंगा। आया, थोड़ा सा बड़ा कमरा लिया। पहले 3,000 रुपये महीने का लिया था, अब 5,000 रुपये महीने का लिया। अब बिजली का बिल भी बढ़ना स्वाभाविक था, तो 7,000 निकल गए। अब बचेंगे केवल 5,000। मेरे को घबराहट मची कि यार 12,000 में से 7,000 चला गया किराया और बिजली बिल में, अब 5,000 से घर कैसे चलेगा। तब ध्यान आया सगाई का पैसा है, परीक्षा का पैसा है, शादी का भी पैसा है, अभी तो काम चल ही जाएगा, तब तक और कुछ सोचता हूं। और इसी आशय के साथ जाकर पत्नी को ले आया। जब पत्नी को लाया, कुछ दिनों तक बढ़िया घर चला, जो पैसा मिला हुआ था उसी से काम चलता रहा। पत्नी को भी ले जाता, घुमाने फिराने ले जाता, अच्छी खासी सब्जी भाजी लाता, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब पैसा खत्म। जब पैसा खत्म हो गया तो मैं सोच ही रहा था कि पिताजी से कहूँगा कुछ सहयोग करे। लेकिन एक दिन पिताजी का फोन आ धमका। पिताजी फोन पर कहने लगे, अरे सुरेश तू तो गजब कर दिया, तू तो इतने कम दिनों में बीवी का गुलाम हो गया, तुझे माँ बाप का ध्यान भी नहीं आ रहा है। अरे कम से कम 2-4 हजार रुपए महीने का तो देता। इधर पिताजी ने जबरदस्त बड़ी बात रख दी, कुछ कहने के लायक स्थिति नहीं बची और पत्नी का रोज का टेंशन शुरू हो गया। वो लाना देने लगी, अरे 44,000 रुपये महीना मिल रहा है, सारा का सारा पैसा माँ बाप को दे देते,
जब सारा पैसा माँ बाप को ही देना था तो शादी क्यों किए? अब बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई साहब। पत्नी के रोज के उलाहने सुन रहा हूं, माता पिता बोल रहे हैं कि कुछ पैसा तक ये नहीं देता, बीवी का गुलाम हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? पत्नी को बहुत प्यार करता हूं, माँ बाप को भी बहुत प्यार करता हूं, अब समझ में नहीं आ रहा है। अंतिम उपाय यही है कि अब खुद को ही समाप्त कर लो। और यह कहते कहते वह युवक बेहोश हो पड़ा। सामने बैठे विधायक महोदय अपने गाड़ी पर बैठाकर उसे अस्पताल ले गए। जब अस्पताल पहुंचा तो वहां से डॉक्टर से मेरी बात कराई गई। डॉक्टर ने बताया कि साहब इसे कुछ भी बीमारी नहीं है, ये डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में जा पहुंचा है। और ये आमतौर पर आज के युवा नौकरी चाकरी के अभाव में इसी स्थिति में पहुंच रहे हैं और इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। चंद गोलियां देकर कुछ दिनों के लिए तो ठीक कर सकता हूं, लेकिन ये समस्या बनी ही रहेगी। इन परिस्थितियों को देखने के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए और मैं शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बीच जाकर उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में चिंतन करने लगा, मनन करने लगा और किसी बड़ी योजना के बारे में प्लानिंग भी मेरे दिलो दिमाग में आने लगी। मैं क्योंकि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पहले ही जाता रहा हूं, शिक्षा पर, संभावनाओं पर, बुनियाद रत्न, कैरियर जेनित, उत्कर्ष पद जैसे किताबें लिख चुका हूं। इसलिए मैं पुनः छात्रों के बीच गया, कोचिंग सेंटर्स में छात्रों से मिला, महाविद्यालयों में छात्रों से मिला, विश्वविद्यालयों में छात्रों से मिला। तो जब छात्रों से पूछता बेरोजगारी के बारे में तो वो ये कहते तो सही कि बेरोजगारी है, लेकिन उनसे पूछे बेरोजगारी के कारण क्या है, तो ठीक वे उसी तरह से बात करने लगे जैसे नेता लोग मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि साहब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, पढ़ने वाले ज्यादा हो गए हैं, पढ़ाई का स्तर घट गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। मैंने सोचा कि इसके अलावा इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। मित्रों, बीमारी होना गंभीर बात है और गंभीर बीमारी हो तो और भी गंभीर है, लेकिन गंभीरतम बीमारी के रहस्य को न जानना, अपने को क्या बीमारी है इसी को नहीं समझ पाना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो मुझे लगा कि बेरोजगारी नामक बीमारी बहुत ही गंभीर है, लेकिन इस बीमारी से रुग्ण युवाओं को बीमारी के कारणों का पता नहीं। तब मैंने बेरोजगारी की समस्याओं पर बहुत गहन अध्ययन करना शुरू किया, किस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है उस पर चिंतन करना शुरू किया। तो मेरे सामने 5 मुद्दे निकल कर आए कि आखिर इन मुद्दों, इन कारणों से ये बेरोजगारी है और यदि इन पर इस तरीके से समाधान किया गया तो हम बेरोजगारी पर अंकुश पा सकते। तब मैं क्रमशः पहले मुद्दे पर आ रहा हूं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी। पास के महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में भी 58 साल ही थी। दक्षिण के राज्यों में यही रिटायरमेंट आयु 55 और 56 साल थी। अभी भी दक्षिण के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 55 साल ही है। पास के महाराष्ट्र राज्य में रिटायरमेंट आयु को 58 साल से घटाकर 56 साल करने पर विचार किया जा रहा था। उसी समय मध्य प्रदेश की सरकार ने सोचा कि कर्मचारियों के वेतन देने में ही हमें काफी दिक्कत हो रही है, ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनी हुई है और हर महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि 400 करोड़ रुपए देनी पड़ती है, जो कि साल भर में 5000 करोड़ रुपए हो। यदि हिसाब लगाए तो 2 साल में 10,000 करोड़ हो जाते। यदि हम 2 साल तक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा देते हैं तो ये 10,000 करोड़ रुपए हमारे दूसरे कामों में आ जाएंगे और हमें नई नियुक्तियां भी नहीं करनी। इस आशा के साथ सरकार ने एक आईएएस अधिकारी को 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। तो आईएएस अधिकारी ने बताया कि साहब, जब सरकारी अधिकारी नौकरियों में जाते हैं तो पहले महीने से ही उनके ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि
सरकार के पास जमा होने लगती है। सरकार का वित्त विभाग उस जमा राशि को निवेश प्रणाली में डालता है और निवेश प्रणाली से जो आय होती है उसे कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन और सुविधाओं में समायोजित किया जाता है। जब कर्मचारी की नौकरी 25 साल की हो जाती है तो उस कर्मचारी का जितना पैसा बैंक में जमा सरकार के पास जमा होता है और सरकार जिस राशि को निवेश प्रणाली में डालती है और उस निवेश प्रणाली से जो आय होती है उस आय से ही कर्मचारी के वेतन की पूर्ति होने लगती है। 25 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी को सरकार को अपना तिजोरी का ताला खोलकर वेतन देना नहीं पड़ता, अर्थात वो फ्री के कर्मचारी मिल जाते हैं। तो रिटायरमेंट आयु चाहे जितने साल बढ़ा दे, ये सब फ्री के कर्मचारी है, हम फायदे में ही रहेंगे। दूसरी बात, यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे ग्रेच्युटी और पीएफ की बड़ी राशि तो देनी ही पड़ती है, इसके साथ साथ वेतन की आधी राशि के बराबर की राशि पेंशन के रूप में देनी पड़ती है और पेंशन का टेंशन सरकार पर बन जाता है, क्योंकि तब तक वो अपनी जमा राशि तो लेकर चला जाता है। तीसरी बात, यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो इनके स्थान पर नव नियुक्तियां करनी पड़ती है और नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों को भी वेतन देने के लिए सरकार को तिजोरी का ताला ही खोलना पड़ता है। तो उन्होंने सरकार को कहा चाहे जितनी बढ़ाए लेकिन सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना हर दृष्टि से सरकार के लिए फायदेमंद है। तो सरकार ने 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय ले ली। 58 साल से सेवानिवृत्ति आयु 60 साल हो गई। 2 साल बड़े अच्छे बीते, न कर्मचारी रिटायर हुए, न पेंशन देनी पड़ी, न एक मुश्त राशि देनी पड़ी, न नई नियुक्तियां करनी पड़ी। तब सरकार ने सोचा क्यों ना और 2 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाए। तब आईएएस अधिकारियों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यदि युवा भड़क कर सड़क पर उतर आए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या विकट स्थिति में पहुंच जाएगी। तो क्या करें? तो साहब बोले ऐसा है कि पायलट प्रोजेक्ट लाइए। पायलट प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की कमी के बहाने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दीजिए, 62 साल कर दीजिए। यदि 2 साल तक किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, युवा सड़क पर नहीं उतरते हैं, तो सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दीजिए। इसी आशय के साथ सरकार ने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दी। 2 साल तक कोई विरोध नहीं हुआ। युवाओं को लगा अगर हम सड़क पर उतरे तो कोई प्रकरण दर्ज हो गया तो भविष्य चौपट हो जाएगा। तब सरकार ने सोचा कि कोई विरोध नहीं है, हमें एक साथ सेवानिवृत्ति आयु और बढ़ा देना चाहिए सभी कर्मचारियों की। तो उन्होंने सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। उसके बाद सोचा गया कि डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु फिर पायलट प्रोजेक्ट के तहत बढ़ा दी जाए, और उन्होंने 3 साल तक पायलट डॉक्टर प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 साल कर दी, इस आशय के साथ कि 3 साल तक अगर कोई विरोध नहीं होता है तो सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी जाएगी। अब पिछले साल अप्रैल 2022 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करते हुए डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल कर दी जाए। जब ये विचार चल ही रहा था सरकार इस निर्णय पे पहुंच ही चुकी थी, तभी ये सम्यक अभियान का पहला कॉन्फ्रेंस रीवा के ऐतिहासिक पद्मदर पार्क में 2 मई 2022 को संपन्न हुआ, और इस राज्य में पहली बार सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का संगठित होकर विरोध दर्ज कराया गया। तब सरकार के कदम ठिठके और सरकार ने उसी समय सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के निर्णय को कुछ दिनों के लिए रोक दिया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? भारत सरकार के ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय भविष्य निधि संगठन ने भारत सरकार को रिपोर्ट दिया कि साहब अब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, और यदि वे अधिकारी कर्मचारी हैं तो पेंशन का टेंशन सरकार पर बढ़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। तो मित्रों सोचिए, यदि ईपीएफओ की अनुशंसा के अनुसार 5 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाती है तो प्रदेश में पहले से ही 65 और 68 साल हुई
सेवानिवृत्ति आयु 70 और 73 साल पर पहुंच जाएगी। और जब कर्मचारी ही सेवानिवृत्त नहीं होंगे तो आपके बच्चों को, युवा साथियों को नौकरियों के अवसर कैसे मिलेंगे? 10 साल तक नौकरियों के अवसर नहीं मिलेंगे, किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकलेगी। इस पर बड़ा गंभीरता से चिंतन हमने किया कि आखिर इस पर समाधान क्या किया जा सकता है। तब हमने कुछ आईएएस अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट निकलवाई कि यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु 31 जुलाई 2024 को लागू कर दी जाती है तो उस तारीख में प्रदेश के कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो आंकड़े निकल के आए कि यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु 31 जुलाई 2024 को लागू की जाती है तो प्रदेश के कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद एवं शासकीय उपक्रमों के सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमने यह निर्णय लिया है मित्रों कि हम 1 जनवरी 2024 को सम्यक अभियान के माध्यम से युवा दिवस मनाएंगे और उस दिन सरकार को मजबूर कर देंगे कि वह सरकारी संकल्प जारी करे कि मध्य प्रदेश में तत्काल सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू की जाती है। और जैसे ही 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू होगी 5,30,000 शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। युवा साथियों, अब मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं। यह मुद्दा भी अत्यंत चिंतनीय है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के नीति निर्धारकों का ध्यान श्रमिकों की ओर गया और उन्होंने सोचा श्रमिकों के साथ बहुत अधिक अन्याय हो रहा है, जिसे जो चाहे मन चाहे अपनी मजदूरी दे देते हैं, बड़ा भारी शोषण हो रहा है। तो सन 1948 में संसद में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पेश किया गया। उसके तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की 3 श्रेणियां बनाई गई। श्रमिकों को न्याय मिलने लगे, इस आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय हो गई। हम वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होने के 11 साल बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। तो न्यायालय ने कहा भाई ये श्रमिकों के लिए बना कानून है, शिक्षकों पर लागू नहीं होता, और इस आशय के साथ मामला खारिज। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के भिन्न भिन्न स्तर के कर्मचारी न्यायालय में पहुंचे और उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पेश किया। तो न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया कि शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन संबंधी कोई प्रावधान सरकार की ओर से लागू किए ही नहीं गए हैं, इसलिए न्यायालय की ओर से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जा सकती। तो मित्रों, ये बेहद दुखद बात है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को अब भी 3-4 हजार रुपए महीना मिल रहा है, जबकि सरकारी स्कूल में अगर संविदा के तहत भी नौकरी मिले, प्राइमरी स्कूल में ही क्यों न हो, तो 22,000 से शुरुआत होती है। प्राइवेट में लिपिक 6-7 हजार रुपए महीने में काम करने मजबूर है। यदि सरकारी में जाते हैं तो 28,000 से शुरुआत होती है। यदि प्राइवेट में इंजीनियर मात्र 10,000 रुपए महीने में काम करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन यदि सरकारी में जाते हैं तो 43,800 रुपए से शुरुआत होती है। आखिर इतनी वेतन विसंगति क्यों? क्या प्राइवेट में काम करने वाला व्यक्ति कम अकल है, कम योग्यता रखता है और सरकारी में काम करने वाला अधिक योग्य है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे सामने कई उदाहरण आए। एक लड़का 88% लाया हुआ प्राइवेट में था, एक 62% लाया हुआ सरकारी में चला गया। तो प्राइवेट वाला 10,000 और सरकारी वाला 43,800। कितना अंतर है? वो जिसका बेटा 10,000 रुपए महीना पा रहा है, वो सामने वाले के बेटे को देखते कहता है वो नहार बिरवान के होत चिकने पान। देखो वो फलाने का लड़का 1 साल के अंदर कार ले लिया और मेरा लड़का देखो मेरे को सहयोग करना तो दूर, हर महीने पैसा 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 उल्टा हम से पैसा मांग रहा है। कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है। युवाओं के साथ आखिर हो क्या रहा है, ये सोचनीय विषय है। आखिर देश के नीति निर्धारकों ने इन 75 साल में इस विषय पर क्यों नहीं सोचा, यह चिंतनीय विषय है। तो मित्रों, हम 1 जनवरी 2024 को जब युवा दिवस मनाएंगे तो सरकार के सामने में यह प्रस्ताव रखेंगे
और सरकार को उस आशय का संकल्प भी जारी करना पड़ेगा और उस संकल्प पत्र में लिखा होगा कि मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है। इस संकल्प के तहत विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होते ही मध्य प्रदेश में शासकीय क्षेत्र के एलडीटी, यूडीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के समय जितना न्यूनतम वेतन मिलता है उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी नियुक्ति के समय देना होगा। लेकिन यह अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर लागू नहीं होगा, क्योंकि शासकीय क्षेत्र में जहां पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित कालावधि का प्रावधान है, वहीं निजी क्षेत्र में कर्मचारी अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हुए अल्पावधि में ही वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति का लाभ ले सकता है। तो मित्रों, जैसे ही न्यूनतम वेतन अधिनियम मध्य प्रदेश में पारित होता है, इस राज्य में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के समान ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी वेतन मिलने लगेगा और तब युवा सरकारी नौकरियों की ओर ही दौड़ते हुए निजी क्षेत्र में भी अपना भविष्य उज्ज्वलता की ओर बढ़ने लगेगा, अपना भविष्य संवारने लगेगा। मतलब केवल सरकारी नौकरियों पर भार नहीं रहेगा। तो साथियों, तीसरा मुद्दा और भी चिंतनीय है, बहुत ही गंभीर है। वह ये कि सन 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री का ध्यान उन कंपनियों की ओर गया जो क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों की सेवा स्थापित कंपनियों को उपलब्ध कराती थी। और उसमें दो टाइप की कंपनियां थी। एक कंपनी नॉलेज प्रोवाइडर होती थी जो केवल नॉलेज देती थी कि ये डिजाइन करना है, रोड की डिजाइन करना है, सड़क की डिजाइन करना है, मकान की डिजाइन करना है, कोई कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार करना है, आदि आदि। तो वो नॉलेज प्रोवाइडर कंपनी होती थी। और दूसरी कंपनियां होती थी बिजनेस प्रोवाइडर कंपनियां, जो सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानी जाती। सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां दो प्रकार की कंपनियां होती थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि अन्य स्थापित कंपनियों के समान नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियां एवं सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां पंजीकृत नहीं होती थी, जिसके कारण इन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन आदि की जो सुविधाएं स्थापित कंपनियों के कर्मचारियों को जितनी मिलती थी उतनी नहीं मिल पाती थी। तब वित्त मंत्री ने नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियों को केपीओ के तहत रजिस्ट्रेशन किया ताकि उन कर्मचारियों को भी सुविधाएं मिल सके, और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बीपीओ अर्थात बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत किया गया ताकि विशेष कार्य को संपादित करने में दक्ष कर्मचारियों को जो अल्पकाल के लिए समय समय पर लगाया जाता है उनको भी अन्य प्रकार की सुविधाएं आसानी से मिलने लगी। लेकिन कालांतर में बड़ा इसका उल्टा असर हुआ। सन 2014 के बाद में जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का परिवर्तन हुआ तो उन्होंने बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के तहत बड़ा विचित्र काम शुरू कर दिया। मेन पावर सप्लाई करने लगी और केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां कंसल्टेंसी कंपनियां बनकर सामने आई और बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए मेन पावर का चयन करने लगी और उस चयन के बदले वो 3-3 महीने की वेतन की राशि कंसल्टेंसी फीस के रूप में लेने लगी और बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां मेन पावर की सप्लाई करने लगी, चाहे शासकीय क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो। इस प्रकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के दलाली के लिए एक सुसंगठित प्लेटफार्म सामने आ गया। मध्य प्रदेश में ही 70% पद शासकीय क्षेत्र के
शासकीय मतलब निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद आदि कि में कुल 9,80,000 पदों पर 70% पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है और निजी क्षेत्र में तो 90% पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है। बहुत ही अधिक पीड़ा है शिक्षित बेरोजगार युवाओं की। बड़ी गंभीर स्थिति है। जो पहले एक कहानी बताया वो इसी से संबंधित है। युवा अवसाद की स्थिति में आ रहे हैं। माता पिता कहते हैं बेटा नौकरी कर रहा है, कुछ पैसा नहीं देता। किसानों की बड़ी विचित्र स्थिति है। वे अपनी जमीन जायदाद बेच बेच कर बच्चों को पढ़ाते हैं और तो और बैंक से कर्ज ले लेते हैं पढ़ाने के लिए। कर्ज की किस्त आने लग जाती है और बेटे को इतना वेतन ही नहीं मिलता कि जिससे कि वो कर्ज की अदायगी कर सके। बड़ी विचित्र स्थिति है। युवा अवसाद के कारण आत्महत्या की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए हम 1 जनवरी 2024 को हर हालात में मध्य प्रदेश में शासकीय और निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगवा के रहेंगे और जो 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की गई है उनके स्थान पर नियमित नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस प्रकार 9,80,000 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी और जो सेवानिवृत्ति आयु 58 साल करने पर जो 5,30,000 पद खाली होंगे, इस प्रकार 15,10,000 शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब साथियों, इसके अलावा चौथे मुद्दे पे मैं आ रहा हूं जो कि बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2020 की बात है। हमारे देश के सत्ताधीश के सामने सत्ताधीश से मिलने के लिए विदेशों के उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल आया और उन्होंने कहा कि हम आपके देश में उद्योग लगाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि भारत निवेश के लिए एक अच्छा देश है। तो हमारे सत्ताधीश ने कहा आइए आपका स्वागत है। उन्होंने कहा भाई हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसका निराकरण यदि आप कर देते हैं तो हम आपका निवेश करेंगे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन BR अम्बेडकर जी ने उस शिफ्ट ड्यूटी को 8 घंटे कर दिया। 8 घंटे में हमारा काम नहीं हो पाता। आप भी यदि 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करते हैं तो हम आपके देश में उद्योग लगाने तैयार हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों के टाइम में कोई ऐसे श्रम कानून नहीं थे जिससे कि कर्मचारी एक बार नौकरी पे लग जाए तो उसको कंपनी वाला नहीं निकाल सकता, जबकि BR अम्बेडकर ने ढेर सारे श्रम कानून बना दिए। उसके बाद में एक बार कंपनी में नौकरी में दे दो, नौकरी लग गई तो जिसको नौकरी लगी वो नौकरी से निकलता नहीं, निकालने जाओ तो सीधे न्यायालय चले जाता है। तो हमें ये आजादी दीजिए कि हम कभी भी नौकरी पे रखे, कभी भी नौकरी से निकाल दे, किसी प्रकार की बंदी से नहीं चाहिए। ये सारे श्रम कानून हटा दीजिए। तो सत्ताधीश ने अपना सीना चौड़ा दिखाते हुए कहा कि ये सीना, ये बड़ा दिल उद्योगपतियों के लिए है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बारे में तो हम बाद में सोच लेंगे। और उन्होंने कहा क्या ये आपका स्वागत है। और इसी आशय के साथ उन्होंने जो शिफ्ट ड्यूटी 8 घंटे की थी उसे अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए 12 घंटे कर दिया और अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए ही उन्होंने सारे श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया। जिसके तहत क्या हुआ, ये सोचने की बात है, ये चिंता की बात है। यदि किसी कंपनी में 3,000 कर्मचारी कार्यरत थे, 3 शिफ्ट में 1,000 1,000 1,000 8-8 घंटे की, तो जैसे ही 12 घंटे की शिफ्ट हुई, एक शिफ्ट के कर्मचारी बाहर हो गए, 1,000 कर्मचारी बाहर हो गए। कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। दूसरी ओर क्या हुआ, श्रम कानूनों को हटाने से कंपनियों ने सोचा कि पुराने कर्मचारियों का वेतन बहुत अधिक बढ़ गया है, 60,000 70,000 80,000 हो गया। अब यदि इन सबको हटा दिया जाता है तो भी ये न्यायालय नहीं जा पाएंगे और इनके स्थान पर हम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी 10,000 12,000 14,000 रुपए महीने में लगा लेंगे। और इसी आशय के साथ उन्होंने अंधाधुंध छटनी शुरू कर दिया और बहाना कोरोना का ले लिया। सत्ताधीश ने भी बड़े लंबी लंबी बातें बोलना शुरू कर दिया और हमारे टीवी चैनलों में यह समाचार बार बार आने लगा कि हमारे सत्ताधीश कह रहे हैं आपदा को अवसर में बदलो, आपदा को अवसर में बदलो। और उन्होंने जो बेरोजगारी की आपदा आ रही थी, क्यों आई, उनके कारण में क्यों आई,
उन्होंने उसको अवसर में कैसे बदला? कोरोना आया, बड़ी आपदा की स्थिति बनी, तो उस कोरोना का बहाना लिया, उस आपदा का बहाना लिया और उसको लिए अपने लिए उसने बड़ा सुनहरा अवसर सोचा, यह अवसर अच्छा है, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे करने का और श्रम कानूनों को खत्म करने का। तो उन्होंने उस समय में क्या हुआ, अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ी, नौकरियों से हटने लगे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो सारी बेरोजगारी कोरोना के कारण बढ़ी, जबकि कोरोना कारण कैसे बढ़ सकती थी? जितने समय लॉकडाउन लगा था उतने दिनों के लिए नौकरी जाती, नौकरी से बैठते, जैसे ही कंपनी शुरू होती पुनः उतने ही कर्मचारियों की जरूरत पड़ती। तो इस तरीके से उन्होंने गुमराह करके, तो हम क्या करेंगे, हम 1 जनवरी 2024 को पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल करेंगे, पुनः सारे श्रम कानूनों को लागू करवाएंगे और निजी क्षेत्र के जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों का लेखा जोखा रखने और उन कंपनियों के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनवाएंगे। उन कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी होगा और यदि कोई कंपनी कहती है कि कर्मचारियों की छटनी करना है तो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा कि आखिर क्यों छटनी की जा रही है, कारण पर्याप्त होने पर उन कर्मचारियों को समान नेचर के कार्य वाली दूसरी कंपनियों में प्लेसमेंट दिला दिया जाएगा। इससे कभी भी शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, इससे कभी भी जिनकी 15-15, 20-20 साल की नौकरी हो गई, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, वे नौकरी छूटने से परेशान नहीं होंगे, उनका घर परिवार तबाह नहीं होगा, उनके बच्चों का भविष्य चौपट नहीं होगा। अब मैं 5वीं बात पे आता हूं मित्रों। जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के नीति निर्धारकों का ध्यान उस ओर गया कि भाई ये जो जातिगत आधार पर भेदभाव जिस समाज से रखा जाता है उन्हें अनुसूचित जाति के तहत रखते हुए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी आदिवासी वर्ग में रखते हुए सुविधाएं दी जाए, अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखते हुए सुविधाएं दी जाए। तो इस आशय के साथ 1931 की जातिगत जनगणना को आधार माना गया तो देखा गया कि देश में 7.5% आबादी आदिवासी वर्ग की है और 15% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है। इस प्रकार 22.5% आरक्षण एससी और एसटी वर्ग के लिए पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद देश के नीति निर्धारकों का ध्यान गया कि पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य हैं जहां आदिवासी वर्ग की आबादी 50% से अधिक है, यदि उन्हें मात्र 7.5% आरक्षण दिया जाता है तो उनके साथ निश्चित रूप से अन्याय हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये सोचा ये बड़ा गंभीर विषय है और सरकार ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया जाए कि वे अपने अपने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करें। उसी समय कुछ लोग न्यायालय चले गए और न्यायालय ने यह व्यवस्था दे दी कि आप आबादी के अनुपात में एससी एसटी वर्ग को आरक्षण तो दे सकते हो, लेकिन किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात तो उस समय की हुई। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में 20% आबादी आदिवासी वर्ग की थी तो उन्हें 20% आरक्षण मिला और अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 16% थी इसलिए उन्हें 16% मिला। इस प्रकार जो 22.5% आरक्षण एससी एसटी वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर है वह मध्य प्रदेश में 36% हो गया। कुछ दिनों के बाद सन 1972 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समाजों को भी ओबीसी वर्ग में रखते हुए आरक्षण देने पर विचार किया जाने लगा। 1974 में इस आशय के प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन कुछ समय तक मामला टल गया। 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय मंडल आयोग बना और उस मंडल आयोग ने सन 1980 और 1982 में अंतरिम रिपोर्ट देने के बाद सन 1985 में फाइनल रिपोर्ट पेश की। वह फाइनल रिपोर्ट स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई। उस रिपोर्ट में लिखा था सन 1931 के जातिगत जनगणना के अनुसार देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। क्योंकि पूर्व से ही देश में 22.5% आरक्षण एससी एसटी वर्ग के लिए लागू है, वह न्यायालय ने 50% से अधिक आरक्षण न देने की व्यवस्था दिया है। इसलिए आयोग देश में
ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश करता है। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने टिप लिखा कि 1931 के बाद ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। उस समय की जातिगत जनगणना के आंकड़े को अभी न्याय संगत नहीं माना जा सकता, इसलिए जब तक नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक इस रिपोर्ट को लागू करना उचित नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, यदि मान भी लिया जाए कि 44% आबादी ओबीसी वर्ग की देश में है, तो 44% आबादी को 27% आरक्षण क्यों दे? आखिर इनके साथ अन्याय नहीं होगा क्या? जबकि देश में भिन्न भिन्न राज्यों में राज्य सरकारों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के प्रावधान दे दिए गए हैं, अधिकार दे दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा, जब तक मंडल आयोग की इन त्रुटियों को सुधारा नहीं जाता तब तक इस रिपोर्ट को यथावत लागू करना संभव नहीं है। लेकिन बाद में वीपीसी की सरकार बनी और वीपीसी ने श्रेय लेने के चक्कर में त्रुटिपूर्ण मंडल आयोग की सिफारिशों को यथावत लागू कर दिया। और मित्रों, तब क्या हुआ? मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां 36% आरक्षण SC/ST वर्ग के लिए पहले से लागू था, यदि 27% आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार दे दिया जाता तो 63% हो जाता। इसलिए मात्र 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया। भिन्न भिन्न सर्वे से पता चला कि मध्य प्रदेश में 54% आबादी ओबीसी वर्ग की है। तो 54% आबादी क्या मात्र 14% आरक्षण में संतुष्ट हो सकती है? तब ओबीसी वर्ग ने सोचा, हम पहले भी जनरल में थे, अब भी जनरल में आवेदन करेंगे, हमें 14% आरक्षण के दायरे में जाना ही नहीं। ये चलता रहा, लेकिन अचानक 3 साल पहले न्यायालय ने फिर एक अजीबोगरीब निर्णय दे दिया कि आरक्षित वर्ग का कोई भी आवेदक अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता। तब से बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो गई, क्योंकि इस प्रदेश की 54% आबादी 14% में सिमट कर रह गई। ये बड़ा भारी अन्याय है। तो हम मानते हैं कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। लेकिन राज्य सरकारों को एक अधिकार दिया गया है, उसी समय दिया गया है। कोई भी राज्य सरकार अपने प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकती है और उसी आधार पर हम 1 जनवरी 2024 के बाद इस प्रदेश में जातिगत सर्वे सुनिश्चित कराएंगे। अब बात आती है कि भाई बिहार में इसी आधार पर सर्वे शुरू किया गया, लेकिन न्यायालय से रोक लग गई। बिहार में क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, कहां त्रुटियां रह गई, मैं नहीं जानता। लेकिन यदि न्यायालय के समक्ष सही बात रखी जाती है, हम सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत पिछड़ेपन के आधार को देखने के लिए यदि सर्वे कराते हैं तो कोई भी न्यायालय इसे रोक नहीं सकता, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन हम उस समय शुरू करेंगे, न्यायालय से जो आदेश आएगा तो उस समय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। न्यायालय के सामने यथा स्थिति बताई जाएगी, वस्तु स्थिति बताई जाएगी कि क्या है, क्या परेशानी आके खड़ी हुई है। और हमें विश्वास है न्यायपालिका कभी भी ओबीसी वर्ग के साथ में अन्याय नहीं होने देगा और सही ढंग से तथ्य रखने पर न्यायपालिका इसका समर्थन करेगा। सरकारें सही ढंग से तथ्य रखती नहीं है न्यायालय में, इसलिए न्यायालय की ओर से निर्णय अनुकूल नहीं आते। मैं न्यायपालिका को दोष फिलहाल बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं हूं और न्यायपालिका का दोष हो भी नहीं सकता। दोष कहीं ना कहीं तथ्य को प्रस्तुत करने में कमी में रह जाता है। तो जैसे ही जातिगत आधार पर सर्वे होगा, हम सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने रखेंगे और इस राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ साथ एक जटिल समस्या होती है, आबादी के अनुपात में आरक्षण तो करा देंगे, लेकिन जो पढ़ाई में बहुत निपुण हैं, जो अर्हकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनती हैं, यदि उनको सिर्फ जातिगत आधार पर, वर्गगत आधार पर बांध कर रखा गया तो क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? उनके साथ अन्याय ना हो, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ग की आबादी का 10% बचाते हुए 10% आरक्षण सबसे अधिक अंक लाने वालों को उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी में रखते हुए दे दिया जाए, तो सही मायने में समता और समानता का सिस्टम स्थापित हो। तो साथियों, एक छठवीं बात है
जो गंभीर बात मेरे सामने आई, इसलिए मैं युवाओं के सामने रखता हूं और युवाओं को संकल्प दिलाता हूं। आजकल बड़ा एक विचित्र सा चलन चल गया है, अधिकारियों कर्मचारियों को जब जो बने जिसको गाली दे देता है, उन्हें अपमानित करता है। एक बार मुख्यमंत्री पद की एक दावेदार या का दावेदार ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनी या बना तो कलेक्टर मेरे सामने फाइल लेकर खड़ा रहेगा। अरे भाई ठीक है, आप मुख्यमंत्री हो जाएं तो व्यवस्थागत कारणों से कलेक्टर फाइल लेके भी खड़ा रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको मंच के सामने यह बताना कि मैं इतनी पावरफुल हो जाऊंगी कि कलेक्टर को मेरे सामने फाइल लेकर खड़ा रहना पड़ेगा, कितनी अपमानजनक स्थिति है। एक आईएएस अधिकारी किस तरह से आईएएस की परीक्षा पास किया है, कितनी योग्यता रखा है, उसका भी एक सम्मान होना चाहिए। तो आप इसको जानबूझ के एक मंच के माध्यम से अपमानित कर रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? ये सोचने योग्य बात है। हम जब पढ़ते थे तो महाविद्यालय में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स को बुलाया जाता था, विद्यार्थियों के मोटिवेशन के लिए बुलाया जाता था, और सारे पढ़ने वाले बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे, मन ही मन स्वप्न सजोते थे कि हमें भी कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डीएफओ बनना है। लेकिन अब बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो गई। यदि कलेक्टर को, एसपी को एक 6वीं पास कोई मुख्यमंत्री बन जाए या मंत्री बन जाए और वो बोले मैं फाइल लेके खड़ा रखवाऊंगा तेरे को, तो कितनी अपमानजनक स्थिति। फिर कोई कलेक्टर एसपी बनना क्यों चाहेगा? ये सोचने योग्य बात है, ये गंभीर विषय है। और आजकल क्या हो रहा है, गांव में भी, क्षेत्रों में भी, नगरों में भी सारे लोग मंच पे आकर के नेता लोग भाषण देते हैं, ये अधिकारी, ये फलाना अधिकारी, ये ढेकाना अधिकारी, ये चोर है, ये भ्रष्ट है, निकम्मा है, और उनकी नकल हमारे युवा भी करने लगते हैं। वो भी गांव में पटवारी मास्टर बाबू को खड़े शब्दों में बोलते हैं। पहले का एक सिस्टम था, एक मर्यादा थी। पहले सिस्टम मर्यादा ये थी कि गांव के पटवारी को पटवारी साहब, मास्टर को मास्टर साहब या गुरुजी, ग्राम सेवक, ग्राम सचिव जो होते थे उनको बाबू साहब कहते थे। बड़ा सम्मान का वातावरण था। लेकिन अब ए मास्टर, ए बाबू, इस टाइप से बोला जाता है। और अगर ये पुलिस वाले दिख जाए तो बोलते हैं ठुल्ला आ गया ठुल्ला। कितनी अपमानजनक, कितनी विचित्र स्थिति है। अरे भाई, आप भी पुलिस की नौकरी में जाएंगे, आप भी पटवारी मास्टर बाबू बनेंगे, आप भी कलेक्टर एसपी डीएफओ बनेंगे। जिस तरीके से आप अभी गाली दे रहे हैं, आगे जाके आपको भी गाली खाना पड़ेगा। जो गाली खाता है वो किस प्रकार से उसकी स्थिति होती है, घर परिवार में झल्लाहट निकालता है, उसके जीवन में बड़ा भारी तूफान आके खड़ा हो जाता है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, बस अभी तो दे रहे हैं। तो आगे जाके आप जब नौकरी में जाएंगे तो आपके भी साथ भी यही स्थिति होगी। तो अभी से उस गलत रास्ते को रोक दीजिए, जहां पर आपको अपमानित होना पड़े, जहां सम्मान के खिलाफ मामला बने, उसको रोक दीजिए। आपके स्वाभिमान को जिस रास्ते पे जाने से ठेस पहुंचेगी उसको रोक दीजिए, और मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को उनके पद और कद के अनुरूप सम्मान देंगे भी और दिलाएंगे। और यदि किसी ने उन्हें अकारण, मैं अकारण शब्द पे जोर दे रहा हूं, कुछ कारण हो सकता है, कुछ लोग जानबूझकर गुस्ताखी करते हैं, लेकिन यदि किसी ने अकारण किसी अधिकारी कर्मचारी को अपमानित किया तो उन्हें सबक सिखाने से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि उनका सम्मान हमारा सम्मान, उनका स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान। ये सम्यक अभियान है मित्रों, समता, समानता, सम्यकता और सम्मान और स्वाभिमान प्रति। और आखिरी हमारा जो 7वां मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे सम्यक अभियान के प्रेरणा स्रोत हम श्रीमती इंदिरा गांधी को मानते हैं, क्योंकि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को संकल्प की प्रतिमूर्ति मानता हूं। उन्होंने देश में समता और समानता लाने के लिए जो कदम उठाए, बाद में सिर्फ ढकोसलेबाजी हुई, उस टाइप के कठोर कदम कोई नहीं उठा पाए। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी हरिद्वार में आयोजित धर्म सभा में भाग लेने गई तो वहां साधु संत महात्माओं ने कहा कि महर्षि मनु एवं महर्षि जैमिनी ने राजकाज संबंधी व्यवस्था देते हुए लिखा था कि किसी भी राजा या महाराजा के क्षेत्र में राज्य की जो संपूर्ण संपत्ति होती है उस पर पूरा अधिकार राजा या महाराजा का नहीं होता, बल्कि राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार प्रजा का होता है। इस बात को
लगभग सभी साधु संत महात्माओं ने दोहराया। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने मन ही मन सोची कि मेरे देश में क्या हो गया भाई, जब राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर किसी राजा और महाराजा का हक नहीं था, तब यहां कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट जब लागू किया जा रहा था, बनाए जा रहे थे, जब देश स्वतंत्र हुआ, तब राजा महाराजाओं ने अंधाधुंध ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। ये तो सोचने योग्य बात थी। अरे भाई, ये अंग्रेज जो थे, यहां पर ब्रिटिश का शासन हो गया था। जब ब्रिटिश शासन हो गया तो ब्रिटिश शासन के अंडर में रह के काम करने लगे। जब ब्रिटिश शासन ही यहां से खत्म हो गया तो देसी राजा महाराजाओं का अधिकार कैसे रह सकता था बरकरार? ये तो सोचने की बात थी। ब्रिटिश शासन के समाप्ति के साथ ही राजा महाराजाओं के अधिकार समाप्त हो गए थे। तब उनका अपने मुंह से ये मांग करना कि हमें ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार चाहिए, ये पेंशन चाहिए, ये बिल्कुल गलत थी। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने बात रखी कि हमारे राज्य में जितना राजस्व पहले मिलता था, उस राजस्व के अनुपात में हमें प्रिवी पर्स अर्थात पेंशन मिलना चाहिए। तो देश में 561 रियासतें थी। 561 रियासतें में कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्हें 8,898 ओंस अर्थात 25,500 तोला सोने की कीमत की बराबर की राशि प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दी जाती थी। तो प्रिवी पर्स के रूप में राजा महाराजाओं को जितनी राशि दी जाती थी, वह राशि देश के कुल बजट का 28.13% होती थी। अर्थात देश के बजट की बड़ी राशि राजा महाराजाओं को प्रिवी पर्स देने में ही चली जाती। दूसरी बात, इन राजा महाराजाओं को एक निश्चित संपत्ति दी गई थी कि भाई ये ठीक है, पद से हट गए हैं, लेकिन इनके परिवार का खर्च कैसा चले, इनका परिवार का इनका जीवन कैसे चले, इसलिए इस संपत्ति में से कुछ भाग इनको दे दिया जाए। उनको कुछ भाग दिया गया। वो जो राजा महाराजा थे, पूर्व महाराजा जो हो गए थे फिर उस समय में, उनको एक जमीन का जितना या जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया गया वो तो उन्होंने ले लिया। बाकी सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर, आस पड़ोस के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, पहचान के लोग, सबके नाम कर दिया। और तो और कुत्ते बिल्लियों के भी नाम कर दिया। और बाकी बची हुई संपत्ति जो एसेट्स थे, उन सबको उन्होंने ट्रस्ट में बदल करके रख दिया। इस प्रकार सारी की सारी संपत्ति बचा करके रख दिया। उस कोविनेंट मर्जर में लिखा हुआ था एग्रीमेंट में कि ये 1947 से पहले राजगद्दी पर बैठे जितने भी राजा और महाराजा रहे हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें आजीवन महलों और किलों में रहने का अधिकार दिया जाता है। यह बात स्पष्ट होती है कि वे आजीवन महलों और किलों में रह सकते थे, पुरातत्व महत्व के महलों और किलों में रह सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके वंशजों को महलों और किलों में रहने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बड़ी ही विचित्र स्थिति निर्मित हुई। जितने राजा महाराजा थे, उनके परिवार, वो खुद भी विधायक, सांसद का चुनाव लड़ने लगे, केंद्र में, राज्य में मंत्री पद पर जाने लगे और उन्होंने सारे प्रावधान अपने अनुरूप कर लिया। और तो और बैंकों में भी उनकी साझेदारी बनी रही, खदानों में भी साझेदारी बनी रही, और रियासतकालीन समय में जितनी कंपनियां थी, उन कंपनियों में भी उनका अधिकार बना रहा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या की, सबसे पहले प्रिवी पर्स खत्म कर दी। खूब हल्ला मचाया। इन राजा महाराजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए। श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में न आने पाई, इसके लिए खूब प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी देश की जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को ही देश की सत्ता देने का निर्णय ली। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों को इन पूंजीपतियों के, राजा महाराजाओं सहित पूंजीपतियों के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन रियासतकालीन व्यवस्थाओं में जो उद्योग लगे हुए थे, उन सारे उद्योगों का सरकारीकरण कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करा दिया। इस प्रकार उसी समय से सरकारी क्षेत्र में सम्मानजनक नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि अब ये कोविनेंट मर्जर का पुनर्मूल्यांकन हो
और जिस तरह से इन्होंने प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना के संपत्ति रखा है और अपनी सारी संपत्ति को नातेदार रिश्तेदारों के नाम पे करके रखा है, उन संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन हो और सारी संपत्ति सरकारी घोषित कर दिया जाए और महलों और किलों को भी खाली करा दिया जाए। वो काम उनका अधूरा रह गया, वो स्वप्न अधूरा रह गया जिसे सम्यक अभियान पूरा करेगा। और 1 जनवरी 2024 के बाद में सारे राजा महाराजाओं के वंशजों से किले और महल खाली करवा दिए जाएंगे। उसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा, पर्यटन डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। इससे सरकार की आय बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, जितनी भी उनकी संपत्ति है, आज मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। और इस प्रदेश में एक ही पूर्व महाराजा का औलाद ऐसी है जिनके पास 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। यदि ये सारी प्रॉपर्टी सरकारी हो जाती है तो राज्य कर्ज मुक्त भी हो जाएगा और सारे राजा महाराजाओं की संपत्ति से इस राज्य में एक तो काम अच्छे होते हैं। कुछ काम कमलनाथ जी ने बहुत ही लाजवाब किए थे। जब वे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर थे तब उन्होंने जापान के सौजन्य से बनने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस एरिया 200 किलोमीटर दूर का इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ाने का प्रावधान था। उस प्रावधान का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश में 4 नोड बना करके मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, देवास, उज्जैन, पीथमपुर, धार, इधर हमारा झाबुआ, अलीराजपुर आदि जिलों को उस कॉरिडोर से जोड़ दिया और टीही में पीथमपुर के पास ड्राई पोर्ट का निर्माण कर दिया। ये बहुत ही बड़ा काम था। यदि ये डीएमआईसी सही रूप से उस समय जो प्लानिंग बनी थी उसके अनुरूप सामने आ जाए तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है। अभी वो काम अधूरा है। हमें लगता है वो एक स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी काम किया था उन्होंने, वो भी काम नहीं। नॉलेज सिटी बनाई जा रही थी उज्जैन में, वो भी नहीं बनी। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो टीही ड्राई पोर्ट बना है, ड्राई पोर्ट बार बार हर जगह नहीं बनाया जा सकता, कनेक्टिविटी दी जा सकती है देवास आदि से या एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो जब ये राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी बेच करके जो हमारे पास में धन आएगा उससे हम चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक और ड्राई पोर्ट बना दिया जाए जो जबलपुर के आसपास बने और ये पूरे राज्य को 2 ड्राई पोर्ट से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना के जोड़ दिया जाए। पूरे राज्य का हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मैप तैयार किया जाए कि किस किस क्षेत्र में कौन सा कृषि उत्पादन अधिक है और उस उत्पादन के आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चेन स्थापित की जाए पूरे राज्य में। जब उसके बाद किया जाए कि पूरे अब 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के किसान आधुनिक खेती नहीं कर सकते, इसलिए पूरे राज्य में कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। आधुनिक पद्धति से कृषि होगी। उन कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट पर स्थापित फार्म को क्या देना पड़ेगा, उद्योग से जोड़ना पड़ेगा। उद्योग की मांग के अनुरूप वो उत्पादन करेंगे, उनका उत्पादन वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाकर प्रोसेस्ड होगा और वो सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाएगा। ग्लोबल मार्केट से जुड़ने पर जो किसानों का उत्पादन है उसको ग्लोबल मार्केट के अनुसार दाम मिलने लगेगा, किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी और किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे, आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ जाएंगे। इससे निश्चित रूप से पूरे राज्य से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। ये हमारे 7 मुद्दे हैं मित्रों, जिस पर हम काम 2 मई 2022 से ही अभियान चला रहे हैं। उसके 1 साल पहले से ही अभियान के लिए काम करना शुरू किया गया। आज 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। लाखों हमारे युवा जुड़ चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता कई जुड़ चुके हैं। खूब कार्यकर्ताओं ने इस पर काम करना शुरू किया। 340 युवाओं ने एक टीम बनाया है जो ये देख रही है कि ऐसे कितने राजनेता हैं जो चुनाव के समय ढोंगी साधु संत महात्मा बने लोग, पोंगापंथी लोग जो अभी नए होते हैं, ढकोसले वाले धर्म वाले, उनको बुलाकर कथा करवाते हैं। कोई भागवत कराता है, कोई राम कथा कराता है, कोई किसी किस्म कराता है। हमें देखिए, हम आध्यात्मिक हैं, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन यदि कोई विधायक का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति साल भर पहले 50-50, 25-25 करोड़ रुपए लगाकर ढोंग ढकोसले रचने वाले व्यक्ति को बुलाकर माया जाल फैलाता है, करिश्मे का बाजार फैला देता है,
लोगों को करिश्मे के दायरे में लाता है और किसी तरीके से वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास करता है। यह 340 सदस्यीय युवा टीम इस बात का पता लगा रही है कि आखिर उन नेताओं के पास इतना पैसा आया कहां से और ये ढकोसले क्यों कर रहे हैं, ये देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से अभी अगर 25 करोड़ रुपए लगा दिए तो चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे, किस तरीके से चुनाव लगाएंगे, किस तरीके से युवाओं का भविष्य चौपट करेंगे, यह चिंतनीय विषय है। इस बात की पता लगा रहे हैं कि 1 साल पहले से जितने भी विधायक और सांसद का विधायक का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और जो 25-25 करोड़ रुपए लगा करके ये कोई भागवत करा रहा है, कोई कथा करा रहा है और बड़ा धर्म आडंबरों में लोगों को जकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो आखिर ये पैसा कहां से आया और ये क्यों कर रहे हैं। उनके क्षेत्र में जाकर प्रचार किया जाएगा, सम्यक अभियान के मुद्दे युवाओं को बताए जाएंगे कि इनके ढोंग ढकोसले में आने की जरूरत नहीं है और उन नेताओं के बारे में पता लगाया जाएगा कि आखिर इतना पैसा उनके पास कहां से आया जो करिश्मे की बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कोई बोलता है कि भैया अगर बेल पत्र चढ़ा दो तो परीक्षा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पास हो जाओगे। कोई कहता है ये संकट आ गया तो ये तिल चढ़ा दो, कोई कुछ बिल्कुल अनाप शनाप बातें, पता नहीं क्या हो गया। आज विज्ञान का युग है, आगे बढ़ने का समय है। आज निरंतर 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, हम विज्ञान को माने, आध्यात्म को नकारे नहीं। आध्यात्म को नकारने की जरूरत नहीं है, किसी भी धर्मावलंबी को आध्यात्म को नकारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंधानुकरण ठीक नहीं है, आडंबर ठीक नहीं है, धर्मांधता ठीक नहीं है। इसको रोकने के लिए भी सम्यक अभियान की टीम काम करेगी। और एक बात और बता देना चाहता हूं आखिरी में कि मैंने सक्रिय राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया। तो हमारे सम्यक अभियान के हजारों कार्यकर्ताओं ने आपस में निर्णय लिया कि भाई यदि आप सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे तो युवाओं के लिए जिन 7 मुद्दों को लिए आप 7 संकल्प लिए हुए हैं उनको लागू कैसे करवाएंगे। जो अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया और उसने नकार दिया तो फिर क्या करेंगे। तो 22 मार्च 2022 को हमने सक्रिय राजनीति में आने का निर्णय लिया और उसके पीछे एक कहानी और जबरदस्त बन गई जिसके कारण मुझे आना ही पड़ा। मित्रों, मैंने एक परिवार को देखा है, उस परिवार में 10 भाई बहन थे और बड़ा भाई जो था उसी के हाथ में पूरा पावर था। उस बड़े भाई के बाद में निरंतर 6 बहनें थी और सबसे छोटे 3 भाई। तो वो बड़ा भाई बहुत ढोंढा करता, कर्ज ले करके अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जाता। अगर किसी के यहाँ पर कोई बच्चे का भांजा भांजी का जन्म हुआ, खूब उत्सव मनाता, खूब पैसा खर्च करता, जिसको जो लगे वो देता और हमेशा कर्ज ले लेके देता। आय नहीं थी, आय नहीं बढ़ाया, कर्ज बढ़ता चला गया। अगर किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ तो उसके बाद बोले, अरे उसके आदमी को बोले अभी कहीं जाना नहीं है, चलो इतना पैसा है तुम्हारा, हम संबल बढ़ाने के लिए दिए, ये संबल योजना हो गई तुम्हारी। अगर किसी की पत्नी गर्भवती हो गई तो बोले उसका पुंसवन संस्कार करना है, उसके लिए 2-4-5 लाख रुपए खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज के लिए बढ़ चढ़ के पैसा खर्च करना, आय बढ़ाने का कोई प्रबंध नहीं करता रहा और धीरे धीरे उनके बच्चे भी विदेश में पढ़ने लगे, कई अच्छी पढ़ाई करने लगे, उनके हाथ में सब कुछ था, वो तो लगातार अपने बच्चों को आगे बढ़ा दिया। जब बच्चे इनके छोटे भाइयों के बड़े हुए थोड़े थोड़े, अब जब बहनों के बच्चे बड़े हुए जिनके मामा बने थे, मैं हूं ना मामा, मैं देख लूंगा, मैं चिंता मत करो, मैं मामा हूं, मामा कह रहे थे क्या चिंता करना। और जब बच्चे बड़े हुए तब कुछ भी करने की स्थिति नहीं बची। छोटे भाइयों के बच्चे बड़े हुए तब पता चला जमीन जायदाद उस कर्ज के कारण कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और धीरे धीरे जमीन जायदाद भी बिकी और वो जो जिस घर में रहते थे वो घर भी बिक गया, आखिर बेघर हो गए। तो मध्य प्रदेश की यही स्थिति बनते जा रही है। 3 लाख करोड़ का कर्ज है, जो सत्ताधीश है वो इसका उपयोग करेगा, वो मालामाल भी हो जाएगा। लेकिन जब कर्ज का बहुत ज्यादा बुरी स्थिति होगी तो हम सब पे कर्ज लदा है, हम कहीं बेघर ना हो जाए, हमारी दशा उल्टी न चली जाए, इस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। फ्री में देने वाली योजनाएं चलाने से कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ता है। अब बड़ी विचित्र स्थिति है, पहले सारे बच्चों को कहते रहे सत्ताधीश, मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारा भविष्य संवारूंगा, मेरे रहते चिंता करने की जरूरत नहीं, मामा बनकर मामू बनाते रहे, खूब मामू बनाया। अब जब वे निकम्मे हो गए तो उनकी मां के पास गए, बोले बहना क्या हुआ। अरे मैं परेशान हूं, मेरा बेटा निकम्मा हो गया, कुछ करता ही नहीं, इधर पति कुछ नहीं करता, इधर बेटा निकम्मा हो गया। अरे चिंता क्यों करती है बहना, मैं 1000 रुपए महीना देता हूं, तू मेरी लाडली बहना है, तेरा बच्चा निकम्मा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब
पहले मामा बनकर मामू बनाया, निकम्मा बनाया, और अब पति के भी पुरुषार्थ को चुनौती दे दिया कि तेरा पति पुरुषार्थ विहीन है, तेरा पालन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तेरे को 1000 रुपए दे रहा हूं। तो घर में इधर कलह और पैदा हो गया। मैंने सोचा क्या हो रहा है इस राज्य में, बड़ा बुरा हाल है, किसी के भी स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो रही है, पुरुषार्थ को भी चुनौती दी जा रही है, बच्चों का मामा बनकर मामू बनाया जा रहा है। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे राजनीति में आना चाहिए और राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में प्रयास करना चाहिए, राजनीति के तिकड़मबाजों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तस्कर प्रवृत्ति के, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को विधायक बनने से रोकना चाहिए। और इसलिए मैं इस मिशन को चला रहा हूं मित्रों, और सारे युवाओं ने अच्छी टीम बनाया है, सारे युवाओं ने संकल्प लिया है, निश्चित रूप से इस राज्य को बेरोजगार मुक्त करना है, किसानों की दशा सुधारना है, किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत दिलाना है, और जो किसान आज कर्ज ले रहे हैं उन किसानों को की स्थिति इतनी मजबूत कर देना है कि सरकार को यदि आगे की किसी योजना को लागू करना है तो कम्युनिटी फार्मिंग के तहत जुड़े किसानों से कर्ज लेने के लिए अगर कहीं जाने की जरूरत है तो न जाए, बल्कि किसान उनको कर्ज देने लगे, इतनी भी सुदृढ़ व्यवस्था हो जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं यदि सम्यक अभियान के जितने भी मुद्दे हैं उसको राजनीतिज्ञ ईमानदारी पूर्वक लागू करते हैं तो यह राज्य 5 साल में ही पूरे विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित कर देगा। और मैं सक्रिय राजनीति में निश्चित रूप से प्रवेश ले चुका हूं, इंदिरा गांधी को ही मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं और इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि इंदिरा गांधी को प्रेरणा स्रोत मानने वाला जो राजनीतिक दल है वो इस दिशा में गंभीरता पूर्वक विचार करेगा और मेरी उपयोगिता को, मेरे इस मिशन को समझते हुए युवाओं के कल्याण के लिए सामने आएगा, युवाओं के विकास के लिए सामने आएगा, देश की, राज्य की प्रगति के लिए सामने आएगा, युवाओं की हंसी मजाक नहीं उड़ाएगा, युवाओं को बल्कि तनावग्रस्त होने से रोकेगा, युवाओं का अवसाद से मुक्त कराएगा और यह राज्य पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद।